हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा और अन्य एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखकर करंट अफेयर्स की एक पुस्तिका तैयार की गई है। उसी पुस्तक से मैं केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2021-22 का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर आगे मैं बजट 2022-23 भी संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 30 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो पहला पॉइंट है, वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2% विकास दर का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 8 से 8.5% दर से विकसित होने का अनुमान है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचा। फिर कृषि में हम लोग देखते हैं 2021-22 में जीवीए में 3.9% की अच्छी बढ़ोतरी। एसडीजी में देखते हैं हम लोग 2020-21 में नीति आयोग डैशबोर्ड पर ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंचा। फिर आगे हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति। 2020-21 में 7.3% की गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3% बढ़ने का अनुमान है। 2022-23 में जीडीपी की विकास दर 8 से 8.5% के बीच रह सकती है। आईएमएफ के ताज़ा आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत 2021-22 और 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9% और 2023-24 में 7.1% रहने की संभावना है, जिससे भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9%, उद्योग के 11.8% और सेवा क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान है। सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधर कर 66 हो गया है, जबकि यह 2019-20 में 60 तथा 2018-19 में 57 था। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। उद्योग और बुनियादी ढांचा के अंतर्गत देखते हैं, भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009-14 के दौरान 45,980 करोड़ रुपये की वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में 15,181 करोड़ रुपये हो गया है और 2021-22 में इसे 2,15,000 यहाँ पे देखते हैं 2020-21 में 1,55,181 करोड़ रुपया हो गया है और 2021-22 में इसे 2,15,058 करोड़ रुपये तक बढ़ने का बजट रखा गया है। इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेवाएं। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ठीक है, नए मान्यता स्टार्टअप्स की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है, जबकि 2016-17 में केवल 735 थी। 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। इससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कुल संख्या 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में है। सामाजिक बुनियादी ढांचा और रोजगार 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसमें 91.39 करोड़ पहली खुराक और 66.05 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। सामाजिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का व्यय जो 2014-16 में 6.2% था, 2021-22 बजट अनुमान में बढ़कर 8.6% हो गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुल प्रजनन दर 2019-21 में घटकर 2 हो गई, जो 2015-16 में 2.2 थी।
शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है और अस्पतालों प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019-20 में सुधार हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। फिर अगला पॉइंट है महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रम के लिए बफर उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए निधियों का अधिक आवंटन किया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय बजट 2022-23। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को वर्ष 2022-23 का 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया। तो ये टोटल अमाउंट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि 2022-23 का कुल कितने करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, तो 39.45 लाख करोड़ का। बजट में बृहद अर्थव्यवस्था स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ साथ सूक्ष्म अर्थव्यवस्था स्तर के समावेशी कल्याण पर फोकस किया गया है। बड़ी घोषणाओं की बजाय पुरानी योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन पर जोर, प्रमुख सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग समेत सकल बुनियादी ढांचों पर नज़र। चौथा पॉइंट है आत्मनिर्भर पर फोकस, रक्षा बजट 5 लाख करोड़ के पार। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के अगले वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की गई। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स, डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत, गेमिंग एनिमेशन जैसे नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर जोर देने के लिए बैटरी स्वैपिंग की घोषणा, किसानों को डिजिटल व हाईटेक सेवाओं से जोड़ने, आयुष्मान भारत को डिजिटल मोड में स्थापित करने और 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेंटर खोलने जैसे सभी दूरगामी कदमों में सरकार के इसी सोच की झलक मिलती है। मध्यम वर्ग की नज़रें हमेशा टैक्स छूट पर होती है, लेकिन उन्हें कोई प्रत्यक्ष राहत नहीं मिली। सभी तरह के कर संग्रह की स्थिति देखें तो सरकार को वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक तौर पर 25.25 लाख करोड़ आने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में 27.57 करोड़ रुपये का कर संग्रह होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल रक्षा बजट में 47,000 करोड़ रुपये का इजाफा करते हुए देश की चौतरफा सामरिक चुनौती का दीर्घकालिक समाधान निकलने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ाने की दिशा दिखाई है। इस वित्त वर्ष के दौरान 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसको याद रखेंगे कि बढ़ती 2022-23 में विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 78,000 करोड़ रुपये। अगले वर्ष के दौरान 65,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 6.4% का लक्ष्य पिछले साल की घोषणा के मुताबिक ही है। तो इसको भी याद रखेंगे कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 6.4%। प्रत्यक्ष कर घटा, अप्रत्यक्ष कर की भरपाई। 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.7% कम हुआ और अप्रत्यक्ष कर संग्रह 12.6% बढ़ गया। 2021-22 के बजट अनुमान में सकल कर राजस्व में हिस्सेदारी 29% GST का रहा। फिर 15% केंद्रीय उत्पाद शुल्क का, 25% कॉर्पोरेट टैक्स का, 25% कॉर्पोरेट से इतर आय पर कर और 6% सीमा शुल्क का। रुपये का हिसाब किताब में देखते हैं रुपया कहाँ जाएगा। 5% सीमा शुल्क पे, 2% गैर ऋण पूंजी से, 5% गैर कर राजस्व से, 7% केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, 15% कॉर्पोरेशन टैक्स से, 35% उधार और देयताओं से। इसको VVI करके याद रखेंगे। और GST से आएगी, किस प्रकार के कर से सर्वाधिक आएगी, तो GST से आएगी 16%, जबकि आयकर से 15%। ठीक है। रुपया कहाँ जाएगा, तो 4% पेंशन पे, 8% रक्षा क्षेत्र पे, 8% सब्सिडी पे, 9% केंद्र प्रायोजित योजना पे, 9% अन्न व्यय पे, 20% सर्वाधिक ब्याज भुगतान पे जाएगी। इसको याद रखेंगे कि सरकार का जो भी आय होती है उसके सर्वाधिक किस पे खर्च होता है, तो ब्याज भुगतान पे होती है लगभग 20%।
ठीक है, मेन इसको याद रखेंगे 20% को। प्रमुख तथ्य में हम लोग देखते हैं, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था। स्वतंत्र भारत में पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 22-23, केंद्र सरकार ने इस बार कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप पर बजट में मामूली वृद्धि की है। वर्ष 2021-22 में यह बजट 1,47,764 करोड़ रुपये था, जिसे इस बार बढ़ाकर 1,51,521 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1950-51 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 508 लाख टन था। हरित क्रांति और उसके बाद के वर्षों में निरंतर प्रगति से यह 2021 में लगभग 3 लाख टन हो गया। फिर है, वाराणसी से ताज़ी सब्जियां तथा चंदौली से काले चावल का देश में पहली बार निर्यात किया। नागपुर में से संतरा, अनंतपुर से केला और लखनऊ से आम का निर्यात किया गया। कृषि में योगदान 50% कृषि क्षेत्र स्वतंत्रता के पश्चात 10 वर्ष तक जीडीपी योगदान करता रहा। 54.6% आबादी वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। 3.6% की दर से कृषि क्षेत्र ने वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था महामारी के कठिन समय में संभाला। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत यह राशि प्रति वर्ष 3 किस्तों में दिए जाते हैं। बजट में कृषि से जुड़ी घोषणाएं, जैसे मुख्य बिंदु, किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी, तो 2.37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान एमएसपी के तहत सरकार गेहूं और धान खरीद के लिए करेगी। 163 लाख किसानों से इस वित्त वर्ष में 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। 01 LMT धान की खरीद की उम्मीद, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ होगा। मोटे अनाज का वर्ष 2023 को देश में मोदी सरकार ने मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 70 देशों की सहमति से यूएन इसे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर चुका है। मोटे अनाज के पोषण और खेती के लिए उपयुक्तता पर जागरूकता फैलाना मकसद है। किसानों की आय, पीपीटी मोड में योजना शुरू करके किसानों की आय बढ़ाने की घोषणा हुई। कृषि वानिकी को अपनाने वाले SC/ST के किसानों को वित्तीय मदद देगी सरकार। किसानों ड्रोन, फसल मूल्यांकन, कीटनाशकों के छिड़काव और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा देगी। कृषि जमीनों के डिजिटलीकरण के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। हाईटेक होगी खेती, ताकतवर होंगे किसान। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि क्षेत्र को परंपरागत खेती से आगे बढ़ाने को तरजीह देते हुए उसे हाईटेक बनाने का प्रावधान किया है। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के पीपीडी मोड साझा प्रयास से गठित फंड से कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन पट्टे पर खेती करने वाले और एफपीओ व सहकारी खेती करने वालों के लिए कृषि मशीनरी आदि तैयार करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे तैयार होने वाले किसान ड्रोन्स भी शामिल हैं। कृषि महत्वपूर्ण तथ्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख टन गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदारी करेगी सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.37 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजेगी केंद्र सरकार। वर्ष 2025 तक सभी गाँव को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य। तो शहरी की तरह गाँव में भी सभी प्रकार की ई-सेवाएँ मुहैया कराने के लिए अब निजी सरकारी सहभागिता के आधार पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। इस काम के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। गाँव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में पीपीपी मोड के तहत टेंडर जारी किया जाएगा। अब तक BSNL और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा था। बजट घोषणा के मुताबिक वर्ष 2025 तक सभी गाँवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का काम पूरा किया जाएगा।
तो इसको VVI करके अभ्यर्थी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि किस वर्ष तक सभी गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पूरा हो जाएगा काम 2025 तक। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1000 दिन में सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाने की बात कही है। बजट 2022-23 नदी जोड़ो परियोजना। पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड के लोगों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए बजट 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 5 नदी जोड़ो परियोजना दमन गंगा पिंजाल पार तापी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई। विदित हो कि सरकार का मानना है कि केन बेतवा नदी लिंक परियोजना पर कुल 44,605 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। परियोजना पूरी होने के बाद इससे 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना में 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा गोदावरी कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी तीनों नदी जोड़ो परियोजनाएं तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच नदियों के पानी के लिए हो रही लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ की समस्या से अस्थायी रूप से निजात पाने के लिए काफ़ी लंबे समय से नदियों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा था। वर्ष 1980 में केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय ने कुल 30 सिंचाई परियोजनाओं का राष्ट्रीय स्वरूप का बताते हुए उन्हें मंजूर किया था, जिसमें 14 हिमालय क्षेत्र के लिए थे। बजट 2022-23 में रक्षा बजट आत्मनिर्भरता। तो बजट 2022-23 के रक्षा बजट में भले ही ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई हो, लेकिन इसमें रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उपाय जरूर किए गए हैं। रक्षा क्षेत्र के कुल आवंटन को 4.78 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। 2021-22 में 4.78 लाख करोड़ रुपये था रक्षा बजट। 2022-23 में 5.25 लाख करोड़ रुपये रक्षा बजट में। रक्षा क्षेत्र शीर्ष 3 देश। रक्षा क्षेत्र के लिए 5,25,166 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले साल से करीब 10% अधिक है। यह इसी वर्ष के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 2% है। विश्व में अमेरिका सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है, जो उसकी GDP का 3.7% है। चीन का रक्षा बजट भारत से अधिक है, लेकिन यह उसकी GDP का 1.3% है। आवंटन के आधार पर विश्व में भारत रक्षा बजट के मामले में तीसरे स्थान पर है। बजट 2022-23 आंतरिक सुरक्षा। आम बजट में आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गृह मंत्रालय के बजट में करीब 11% की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2022-23 में बजट के लिए 1,85,776.55 करोड़ आवंटित किए गए हैं। फिर बजट 2022-23 में देखते हैं अवसंरचना पूंजीगत खर्च। आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 6.4% रखा गया है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा GDP का 6.9% तक रहने का अनुमान है, जो 6.8% के लक्ष्य से मामूली अधिक है। अंततः 6.4% आगामी वित्त वर्ष में GDP का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। 5.54 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च के लिए चालू वित्त वर्ष में आवंटित थे, गत वित्त वर्ष से 34% अधिक था। खपत बढ़ाने पर मांग निकलेगी और नए रोजगार का सृजन होगा। वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि वर्ष 2025-26 तक सरकार राजकोषीय घाटा को 4.5% तक लाने की कोशिश करेगी। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश आम बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री के नाम से 2 प्रमुख नई योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की गई। इनमें PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना व PM पूर्वोत्तर विकास पहल शामिल है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से
देश के परिवहन को रफ्तार देने का खाका बजट में पेश किया गया। योजना के तहत सड़क, रेलवे, विमानपत्तन, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक और संरचना शामिल है। राष्ट्रीय निर्माण योजना इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इस 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति रूपरेखा के साथ जोड़ा जाएगा। 400 सेंटीमीटर हाई स्पीड नई वंदे भारत ट्रेन। आम बजट से रेल यात्रियों को 400 सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। स्वदेशी व आधुनिक सुविधा से सुसज्जित वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से मुंबई, कोलकाता, भोपाल, पटना, भुवनेश्वर, चेन्नई आदि प्रमुख शहरों के बीच दौड़ेगी। अगले 3 सालों में ये 400 ट्रेनें चलाई जाएगी। अभी सिर्फ 2 ट्रेन ही संचालन में है। रेलवे को बजट को 1.40 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। मतलब रेलवे बजट के लिए 1,40,000 करोड़ रुपये आवंटित 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 1,40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे 80 लाख सस्ते घर। तो अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपये से 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। ये घर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों स्थानों पर होंगे। सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। तो सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए आधुनिक उपकरणों, खास तौर से सोलर पीवी की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी है। इसे देखते हुए घरेलू सोलर सेल व मॉड्यूल उत्पादन बढ़ाने के लिए बजट में उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना को 24,000 तक बढ़ा दिया गया। इसका लक्ष्य भारत को सौर ऊर्जा के उत्पादों व उपकरणों का निर्यातक देश बनाना है। बजट में कहा गया है कि 2030 तक भारत में सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए घरेलू सौर ऊर्जा उपकरण उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष सरकार ने 4500 करोड़ रुपये की यह पीएलआई योजना शुरू हुई थी। पीएम डिवाइन। उत्तर पूर्व के लिए मिला पीएम डिवाइन। केंद्र सरकार ने बजट में चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्दर्न रीजन योजना पेश की है। इसके अंतर्गत शुरुआती तौर पर 1500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। पीएम गति शक्ति योजना की तर्ज पर इसके जरिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। यह फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं से अलग शुरू होने वाली योजनाओं के वित्त पोषण के लिए इसे पूर्वोत्तर परिषद के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। 25,000 किलोमीटर तक बढ़ेगा राजमार्ग का जाल। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाकर 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके वित्त पोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। फिर है मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। देश में बेरोजगारी की भीषण समस्या है। रोजगार देना बेहद आवश्यक है। बजट में रेलवे के लिए की गई घोषणाएं रोजगार परक साबित होंगी। मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनने से स्टेशन के आसपास बनने वाले उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में परेशानी नहीं होगी। इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में होगा सेज का उपयोग। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज को प्लग एंड प्ले सुविधा से युक्त इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लग एंड प्ले सुविधा वाले इंडस्ट्रियल पार्क में उद्यमियों के लिए पहले से सभी सुविधाएं मौजूद होती है और वे वहां जाकर सीधे तौर पर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। अभी देश में 258 सेज हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेज से उत्पादन शुरू करने की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद है। आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट में सेज के लिए एक नियम लाने की घोषणा की गई है ताकि सेज में उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। उत्तरी सीमा के गांव जहां की जनसंख्या बहुत कम है और कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित है, ऐसे गांवों को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके तहत गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था है। दूरदर्शन व शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था के कार्य किए जाएंगे। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल करेंसी व क्रिप्टो करेंसी। देश और दुनिया में डिजिटल करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस साल अप्रैल में ही रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी ला सकता है। देश की अपनी डिजिटल करेंसी के साथ ही बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी
नीतिगत खरीद बिक्री से होने वाले मुनाफे पर 50% का टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की तरफ से अनुमोदित डिजिटल करेंसी जारी करेगा, जो ब्लॉकचेन व अन्य संबंधित टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। क्या होती है डिजिटल करेंसी? किसी देश के केंद्रीय बैंक की ओर से जारी डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होती है और इसे देश की सॉवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली CBDC लीगल टेंडर होगी। जैसे लोग वस्तुओं या सेवाओं के बदले मुद्रा देते हैं, उसी तरह डिजिटल करेंसी भी लेन देन किया जा सकेगा। क्रिप्टो करेंसी से मुनाफे पर 30% टैक्स। तो किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में होने वाले लेन देन से अर्जित मुनाफे पर 30% टैक्स लगेगा। टैक्स प्रक्रिया में इन पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। साथ ही एक निर्धारित सीमा के बाद डिजिटल एसेट्स में ट्रांजैक्शन होने पर 1% का TDS स्रोत पर टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन से मुनाफे पर टैक्स का अर्थ क्रिप्टो करेंसी को वैध करना नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि आप डिजिटल एसेट्स की तरह कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच तो सकते हैं, लेकिन देश में किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क। डिजिटल करेंसी केंद्रीयकृत व्यवस्था के नियंत्रण में रहती है, यानी सरकार या RBI से नियंत्रित करते हैं। इसके लिए कानूनी ढांचा भी बनाया जाता है। लेन देन गुप्त रहता है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कब और कितने रुपए दिए, यह जानकारी सार्वजनिक मंच पर दिखाने की जरूरत नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था में चलती है। किसी देश, सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता है, किसी कानूनी ढांचे के अधीन नहीं आती। यहाँ लेन देन का लेखा जोखा वर्चुअल मंच पर सार्वजनिक रहता है। बिटकॉइन की तरह इसे कोई भी देख सकता है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह एनक्रिप्टेड होती है। बजट 2022-23 स्वास्थ्य। सरकार ने एक नए कार्यक्रम राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का ऐलान किया है। वही आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करने की बात कही है। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। बजट में डिजिटल सेवा नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लोगों के स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है। इसमें व्यापक रूप से स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के डिजिटल पंजीयन, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संयुक्त फ्रेमवर्क शामिल होगा। यह स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करेगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार करना। क्वालिटी काउंसलिंग के लिए नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा। एकीकृत ढांचा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपडेट किया जाएगा। बजट 2022-23 शिक्षा। आम बजट में डिजिटल शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। कोविड महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर हुआ, उसकी छाप स्पष्ट रूप से बजट में है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान भी किया गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया है। साथ ही पहले से चली आ रही सुविधाओं को विस्तार देने की बात कही गई है। डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग के लिए करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। डिजिटल शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। ई-लर्निंग को प्रोत्साहन। डिजिटल शिक्षा पर फोकस की वजह को स्पष्ट करते हुए कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कॉमर्शियल कोर्स के लिए ई-लैब की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए अगले वित्त वर्ष 37,510 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है, जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। फिर 200 ई-विद्या टीवी चैनल। प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 200 ई-विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाकर पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गिफ्ट गुजरात में कई देशों के कोर्स। बजट में गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में
विश्व स्तरीय शिक्षा को लेकर एक अहम ऐलान किया गया। इसमें दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय और संस्थान अब बगैर अनुमति के अपने कोर्स शुरू कर सकेंगे। फिलहाल जिन विषयों को लेकर उन्हें यह अनुमति दी गई है उसमें फाइनेंस मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स आदि है। शिक्षा के लिए 1.4 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 1.0 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, कौशल विकास के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए 75 स्किलिंग ई लैब बनेगी। उद्योगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इस काम में संबंधित एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सरकार ने वर्ष 2025 तक स्कूलों और उच्च शिक्षा से जुड़े करीब 50% छात्रों को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने बजट में ड्रोन शक्ति को विस्तार देने को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत सभी राज्यों के चुनिंदा ITI में इससे जुड़े कोर्स शुरू होंगे। शिक्षा बजट, भारत और अन्य देश। शिक्षा बजट में 1,04,278 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह देश की GDP का 3% से थोड़ा अधिक है। फिर हम लोग देखते हैं बजट 2022-23 उद्योग उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। केंद्र ने विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का रामबाण चलाया है। इससे 30 लाख करोड़ का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। PLI से 60 लाख लोगों को रोजगार की उम्मीद है। स्टार्टअप के लिए 1 साल बढ़ी टैक्स राहत। कोरोना काल में 2 साल से चुनौतियों से जूझ रहे स्टार्टअप को बड़ी राहत मिली है। उन्हें मिलने वाली टैक्स राहत की अवधि 1 साल बढ़ा दी गई है। यह टैक्स छूट 31 मार्च 2023 तक मिलेगी। पिछले कुछ सालों में देश में स्टार्टअप में कई गुना वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2022 तक नियमित स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले ही प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र थे। अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहन की अवधि 1 साल बढ़ाई गई है। 44 भारतीय स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले ही प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र थे। अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहन की अवधि 1 साल बढ़ाई गई है। 44 भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। तो इसको याद रखेंगे कि वर्ष 2021 में कितने भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया, तो 44 भारतीय स्टार्टअप ने। 2025 तक भारत के हर गांव में बिछेगी ऑप्टिकल फाइबर। 47 स्टार्टअप हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में इस साल। 14,000 से अधिक स्टार्टअप को 2021 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। 44 भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। फिर आगे हम लोग देखते हैं उद्योग विनिवेश। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश के लक्ष्य में भारी कटौती करते हुए उसे 65,000 करोड़ रुपये रखा है। तो विनिवेश से लक्ष्य कितना रखा गया है? 65,000 करोड़ रुपये। ये अमाउंट को याद रखेंगे स्टूडेंट, जो चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए अनुमानित 78,000 करोड़ रुपये जुटाने की तुलना में कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया है। फिर चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। वहीं BPCL, जहाज रानी निगम, कंटेनर कॉरपोरेशन, IINAL और पवन हंस में रणनीतिक बिक्री होनी है। 3 साल से नहीं हासिल हुआ विनिवेश का लक्ष्य। सरकार पिछले 3 साल से विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रही है। वर्ष 2020-21 में सरकार 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश में से मात्र 37,897 करोड़ रुपये जुटा पाई है। बजट 2022-23 में देखते हैं महिला कल्याण। महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ मुहैया कराने के लिए बजट में 3 योजनाओं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। आज़ादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव से आज़ादी के 100वें साल यानी अमृत काल तक पहुंचने के 25 वर्ष के लंबे अंतराल के दौरान नारी शक्ति की पहचान देश के उज्जवल भविष्य और विकास के अग्रदूत के रूप में की गई है। इसके लिए सशक्त नारी और स्वस्थ बचपन जरूरी है। महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ मिल सके, उसके लिए 3 योजनाओं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 को शुरू किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे पर होगा सकारात्मक असर। सरकार की घोषणाओं पर 2 लाख आंगनवाड़ी महिलाओं को बेहतर सुविधाओं के साथ
अपग्रेड करने के फैसले का ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे पर सकारात्मक असर होगा। सरकार ने महिलाओं और बच्चों के समेकित उत्थान और विकास के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को 3 प्रमुख छत्रप योजनाओं मिशन पोषण 2, मिशन वात्सल और मिशन शक्ति के अंतर्गत पहले ही श्रेणीबद्ध कर दिया था। मिशन शक्ति महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण का मिशन है। इसमें संबल, एक स्टे केंद्र, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन, स्वाधार, उज्ज्वला, विधवा आश्रय स्थल आदि, समर्थ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रेज, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लैंगिक बजट बनाना व शोध योजनाएं शामिल है। स्टार्टअप व बजट 2022-23 स्टार्टअप व डिजिटल दृष्टि सफलता के नए प्रतिमान। 7 वर्ष में यूनिकॉर्न 2500 करोड़ रुपये की वैल्यू वाले स्टार्टअप की संख्या 80 के पार हो गई है। 60,000 से अधिक स्टार्टअप रोजगार सृजन की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। करीब 6 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। स्थानीय जॉब मार्केट में अवसर बढ़ रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट, टेक, डाटा साइंस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार हो सकते हैं। स्टार्टअप के मामले में भारत अब विश्व में तीसरे नंबर पर है। भारत आगे केवल अमेरिका और चीन है। इस वर्ष यूनिकॉर्न की संख्या 150 तक पहुंचने की उम्मीद है। तो एक चीज़ और याद रखेंगे कि स्टार्टअप के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। अब भारत से आगे कौन है? अमेरिका और चीन। डेकाकॉर्न यानी 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वैल्यू वाले स्टार्टअप की आस भी बढ़ी है। फिलहाल पेटीएम और वाइजू डेकाकॉर्न है। तो डेकाकॉर्न कंपनी कौन सा है? तो पेटीएम और वाइजू है, डेकाकॉर्न है, जिनका टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ रुपये है। स्किल इंडिया से मजबूत होता युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करने की योजना ने काफ़ी काम किया है, लेकिन काफ़ी काम अभी बाकी है। जनवरी 2022 के अपडेट के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2021 में करीब 4.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। योजना शुरू होने से अब तक 1.39 करोड़ युवा पंजीकृत हो चुके हैं। अंततः 3105 अरब की राशि भारतीय स्टार्टअप में 2021 में निवेश की गई। 10% स्टार्टअप में महिलाएं लीडरशिप भूमिका में है। 30 लाख से अधिक रोजगार स्टार्टअप के माध्यम से आने वाले 3 वर्षों में देश में पैदा होंगे। बजट 2022-23 आत्मनिर्भर भारत व रोजगार। केंद्र सरकार ने बजट में युवाओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत युवाओं को फ़ायदा पहुंचेगा। गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालय की अनुमति। सरकार ने कहा कि वह गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय को स्थापित करने की अनुमति देगी। तो गिफ्ट सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में। इसको याद रखेंगे भर्ती। यह परंतु नियमन से मुक्त होंगे ताकि वित्तीय सेवा क्षेत्र में कौशल संपन्न मानव शक्ति की उपलब्धता सुलभ हो सके। गिफ्ट सिटी में इन संस्थानों को वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे कोर्स पेश करने की अनुमति दी जाएगी। सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र के तहत समयबद्ध तरीके से विवादों का निपटारा किया जा सके। यह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की तर्ज पे होगा। पर्यावरण के लिए बजट में किए गए नए प्रावधान। तो पर्यावरण के लिए 3030 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 5.6% की हुई बढ़ोतरी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के आवंटन में 10 करोड़ की कमी। राष्ट्रीय हरित मिशन के लिए 361.69 करोड़ रुपये का प्रावधान। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपये मिलेंगे। कुल बजट में से 460 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण के लिए होंगे। इस बार 10 करोड़ की कमी की गई। बजट 2022-23 ऊर्जा व प्रदूषण। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर। बजट में किए गए प्रावधान के नतीजे में 5 से 7% बायोमास पैनल थर्मल पावर प्लांटों में जलाने से प्रति वर्ष 38 MT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा खेतों में पराली को जलाने में भी बच जाएंगे। 2030 तक संस्थापित सौर क्षमता के 280
गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक घरेलू विनिर्माण को सुनिश्चित करेगा। सरकार का उद्देश्य अमृतकाल के दौरान ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परक कार्य को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। बाघ संरक्षण के लिए बजट। नेशनल ग्रीन मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का बजट 290 करोड़ से बढ़ाकर 361.69 करोड़ कर दिया गया। बजट अक्षय ऊर्जा क्षमता। देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 26% से अधिक है। अगले 5 वर्ष में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में 36% इतनी वृद्धि हो सकती है। 2026 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 60% की वृद्धि हो सकती है। अक्षय ऊर्जा में वृद्धि में 74% होगा और ऊर्जा का योगदान। वर्ष 2026 तक विश्व कप में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 4800 गीगावाट तक पहुंच सकती है। बीते वर्ष ग्लासगो में जलवायु सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत को नेट जीरो उत्सर्जन वाला देश बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। तो इसको अभ्यर्थी VVI करके याद रखेंगे कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का रखा है, तो वर्ष 2070 तक। अब वर्ष 2047 स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत के लिए अहम बजट पड़ाव साबित होगा। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा आर्थिक समीक्षा 2021-22 और बिहार और केंद्र बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग आगामी 30 सितंबर 2022 को 67वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसमें आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। 67वीं BPSC प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ जैसे बिहार कर्मचारी चयन की 3rd CGL, आगामी दरोगा, बिहार दरोगा, आगामी उत्पाद अवर निरीक्षक और अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं होने वाली है, उसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होगी। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।